अरब में 7 साल, भाग संख्या 16, परिच्छेद 2, खंड 3। काहिरा में अरबी के बहुत प्रेस हैं जहां अरबी की पुस्तकें और अखबारें छपती है। पुस्तकें पढ़ने के लिए लाइब्रेरियां भी बहुत है। इनमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी दारुल कुतुबुल मिस्रिया है, जिसमें सब भाषाओं की पुस्तकें हैं। मुझे कुछ संस्कृत की पुस्तकों की आवश्यकता हुई। इसमें जाकर देखा तो एक अष्टाध्यायी संस्कृत में जर्मन छापे की है, जिसका अनुवाद जर्मन भाषा में है और जर्मनी की ही छपी हुई है। सूत्र आदि सब संस्कृत में है। मैंने इन्हें खोलकर देखा था। यह बहुत काल के छपे हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक शास्त्र भी आदि संस्कृत में है और जर्मन भाषा में उसका अनुवाद है। भगवत गीता आदि मिलाकर कुल 22 पुस्तकें वहां थी। भारतवासी मुसलमानों के लिए मिस्र के हालात बहुत मनोरंजक होंगे। मिस्र के मुसलमान फोटो खिंचवाने में अंग्रेजों से भी बाजी ले गए। कोट पतलून ने तो मिस्रियों के मन को ऐसा मोह लिया है कि सड़क पर रोड़ी कूटने वाला कूली भी सूट पहनकर काम करता है। मिस्र की सरकार की ओर से हर एक को आवश्यक शिक्षा दी जाती है और 16 वर्ष से कम की कन्या का विवाह नहीं हो सकता। मिस्र अरबी भाषा का घर है, जहां से अरबी के पत्र और पुस्तकें अनगिनत संख्या में निकलते हैं। मिस्र में ट्रामवे चलती है। यहाँ का बादशाह मलिक फवाद है, जो अतीव शुद्ध हृदय, न्यायप्रिय और दयावान शासक है। उसका पुत्र समू अल अमीर फारूक है, जो अतीव होनहार युवराज है। मिस्र में मलिक फवाद का अपना ही सिक्का चलता है। रयाल, निरफ रयाल, कुर्श, निरफ कुर्श, पौंड आदि सिक्के यहाँ प्रचलित हैं। हर सिक्के के दोनों ओर मलिक की तस्वीर होती है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस की टिकटों आदि पर उसका चित्र बना होता है। अंग्रेजों की ओर से यहाँ एक हाई कमिश्नर रहता है, जिसे अरबी में मंदूब सामी कहते हैं। प्रत्येक वार्षिक बजट को हाई कमिश्नर ही पास करता है। अंग्रेजी की एक गोरा पलटन मिस्र में और एक इस्कंदरिया में रहती है। मिस्र में भी 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एक पार्टी मलिक मफाद की है और दूसरी साद जगलोल की। साद जगलोल की पार्टी यह कहती है कि देश में सार्वजनिक राज्य अर्थात लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि राज्य कार्य करें, और मलिक फवाद ने ही अंग्रेजों को मिस्र में बिठाया हुआ है। मलिक फवाद के राज्य से हटते ही अंग्रेजों को भी बोरिया बिस्तर संभालना पड़ेगा। जिन दिनों भारत में खद्दर और स्वदेशी माल का प्रचार हो रहा था, उस समय मिस्र में भी चारों ओर अलबसो अलवतनी अर्थात स्वदेश माल पहनों की ध्वनि आती थी। वहां जाने से मुझे अनुभव हुआ कि महात्मा गांधी केवल भारतवर्ष के ही नेता नहीं है, वरन सारे पूर्वीय संसार के भी पूजनीय है। मिस्री लोग महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं, क्योंकि अरबी में ग नहीं है और इसका उच्चारण ग से होता है। मुझसे प्रायः मिस्री लोग पूछते थे कि अंता तारफ गांधी, यानी क्या तुम महात्मा गांधी को जानते हो? मैं कहता, नाम तारीफ हो, हाँ जानता हूँ। वे मुझे बड़े सम्मान से बिठाते थे। महात्मा जी के विषय में बड़े प्रेम से प्रश्न करते थे और जो कुछ उन्होंने देश के लिए किया सब चाव से सुनते थे। सब कुछ सुनकर अंत में वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि वे अपने कार्य में सफल हो। केवल मिस्र में ही नहीं, वरन महात्मा गांधी का नाम मैंने मरुस्थल के बद्दू लोगों और ईरान, नजदो हजाज, फिलिस्तीन, शाम, तुर्की, अल इराक, संक्षेप में जहां जहां भी मैंने भ्रमण किया, वहां वहां के लोगों की जिह्वा से सुना। वे सब इतनी दूर पर से बैठे महात्मा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं।
मिस्र की अरबी यूनिवर्सिटी जामा अल अजहर भी विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि भारतवर्ष से यहाँ लोग अरबी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसमें विद्यार्थियों की बड़ी भारी संख्या पड़ती है। भारत के अतिरिक्त अफगानी, ईरानी, अरबी और जावी लोग भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। भारतवर्ष के अरबी के विद्यार्थी जब देवबंद से विद्या ग्रहण कर चुकते हैं तो आगे पढ़ने के लिए उन्हें यहीं आना पड़ता है। जिस समय का वर्णन मैं कर रहा हूँ उस समय यहाँ 22 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। विद्यार्थियों का अलग बोर्डिंग हाउस है जिसे खाकुल नहनुद कहते हैं। यहाँ पर वे इकट्ठे रहते हैं और आपस में अरबी भाषा की बजाय उर्दू में बातचीत करते हैं, जिससे अरबी में पर्याप्त उन्नति नहीं कर सकते। भारतवर्ष में देवबंद अरबी का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है, परंतु वहां से निकल करके जो छात्र यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं वे यहाँ बोलचाल भी नहीं कर सकते। एक भारतीय विद्यार्थी से किसी ने अरबी में पूछा कि भारतवर्ष में किस वस्तु की खेती होती है। बेचारा अरबी में अपना अभिप्राय भी न कह सका। जामिया अल अजहर में सभी देशों के छात्र पढ़ने को आते हैं, इसलिए भारतीयों के लिए पढ़ाई का कोई विशेष प्रबंध नहीं है। उनको वहां के विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ना पड़ता है। अरबों की तो अलग अलग श्रेणियां हैं जिनकी परीक्षा वार्षिक होती है। सबको नियम पूर्वक उनमें जाना पड़ता है, परंतु भारतीयों के लिए कोई श्रेणी नहीं है। वे जिस श्रेणी में चाहे पढ़ें और जिस परीक्षा में चाहे बैठे, यह सब उन्हीं की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। फलतः ये विद्यार्थी 9-10 वर्ष में 2 या 3 परीक्षाएं पास कर गए तो गनीमत, नहीं तो मिस्र में सैर करने के स्थानों का घाटा है ही नहीं। जब हाजिर रजिस्टर में नाम ही नहीं लिखा गया तो भला किसको पड़ी है कि नियम पूर्वक जाए। खाकुल हनूद अर्थात भारतीयों का बोर्डिंग हाउस जामिया अल अजहर से लगभग 1 मील की दूरी पर है। वहां बैठ ये लोग उर्दू में जलसे करते हैं। एक व्यक्ति आकर कहता है कि मैं जामिया अल अजहर गया था, वे मुझे अल हिंदी कहकर चिढ़ाते हैं। इस पर सब मिलकर कहते हैं कि यह बात सत्य है कि अजहर वाले हमें अल हनूद कहते हैं और हिंदुस्तान को अल हिंद कहकर पुकारते हैं। कोई कहता कि मेरी दाढ़ी को देखकर किसी ने पूछा, अन्ना मुस्लिम वाला सिख, अर्थात तू मुसलमान हो या सिख। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस प्रकार के मत वहां रोज पकाए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मन की भड़ास निकालता है, परंतु नक्कार खाने में तूती की कौन सुनता है। जामिया अल अजहर का शेख साहिब अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। एक बार मिस्र के मंत्री सिद्दकी पाशा ने अपने किसी लड़के लड़की के विवाह पर अल अजहर के शेख साहिब और उसके छात्रों को न्योता दिया। जहां बहुत से अन्य सज्जन गए वहां शेख साहिब भी चले गए और मैं भी था। सबसे पहले मिस्री लड़कियों का नाच हुआ और मैं मिस्र के प्रसिद्ध पत्र अल एहराम के कार्यालय में गया। वहां एक लेख मैंने और एडिटर साहिब ने लिखा कि शेख साहिब को चाहिए था कि प्रथम शराब को बंद कराते। यदि वह इसमें अपने को असमर्थ पाते तो खेत के तौर पर वहां से उठकर चले जाते। यदि वे ऐसा करते तो लाचार होकर विवाह वालों को शराब बंद करनी पड़ती, क्योंकि शेख साहिब मिस्री मुसलमानों के इमाम है और स्वयं बादशाह भी उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। अब मिस्र के अजायब घर का हाल सुनिए। यहाँ फिर उन जो कि मिस्र का बादशाह हो गुजरा है उसकी एक लाश सावधानी से रखी हुई है। उसी प्रकार 4000 वर्ष के मुर्दों के शव भी रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ पृथ्वी के नीचे से और कुछ अल एहराम में से प्राप्त हुए हैं। इन शवों के ऊपर ऐसा मसाला लगा हुआ है जो उनको सड़ने नहीं देता और वे ज्यों की त्यों रखे हुए हैं। अल एहराम मिस्र की एक प्रसिद्ध सैरगाह है। यह पहाड़ के सदृश मिस्र के सब मकानों से ऊंचा है और प्राचीन काल के पत्थरों का बना हुआ है। यह नीचे से चौड़ा है
परंतु ऊपर जाकर तंग हो गया है। इसी के भीतर से फिरौन की देह मिली है। मनुष्य देहों के अतिरिक्त खाने पीने की वस्तुएं और मरी हुई बकरियां भी प्राप्त हुई है। पुराने लोगों का इन शवों के साथ अनाज को रखने का कारण यह बतलाया जाता है कि उनका विश्वास था कि कयामत अर्थात प्रलय के दिन ये सब मुर्दे जीवित हो जाएंगे और जीवित होते ही खाना खाएंगे। नौकर उनकी सेवा करेंगे, इसलिए ये सब वस्तुएं उन्होंने एकत्रित कर दी थी। वहां बड़े बड़े 3 अल एहतराम है और साथ ही पत्थर की एक भारी मूर्ति है जिसे अबुल होल कहते हैं। यह मूर्ति महात्मा बुद्ध से मिलती जुलती है, परंतु एक कान टूटा हुआ है। इस अबुल होल को देखने से जान पड़ता है कि पिछले समय में वहां आर्य बसे हुए थे। जो लोग मिस्र में सैर के लिए आते हैं वे इन मीनारों को अवश्य देखते हैं, इसलिए यहाँ दर्शकों की भीड़ दिन रात लगी रहती है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है जिसे हदीकातुल हैवानात कहते हैं। इसमें भांति भांति के पशु है। इनमें एक हाथी भी है, क्योंकि हाथी यहाँ वालों के लिए आश्चर्यजनक वस्तु है और अरब लोग हाथी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। मैंने चिड़ियाघर के मैनेजर के सामने एक राय पेश की कि जिस प्रकार आपने अरबों के लिए यहाँ एक हाथी रखा हुआ है, इसी प्रकार अंग्रेज दर्शकों के लिए एक ऊंट भी मंगाइए। मैनेजर साहब ने इस राय को बहुत सराहा और उसी शाम तक चिड़ियाघर में एक ऊंट भी आ गया। मिस्र में कोई कब्रिस्तान नहीं है। लोगों ने शहर से बाहर अपने अपने मकान बना रखे हैं जिनके नीचे तहखाना होता है। जब कोई मर जाता है तो उसी तहखाने में छोड़ आते हैं। न नमक डालते हैं न मिट्टी, केवल शव को रखकर तहखाना के मुंह पर एक पत्थर रखकर चले आते हैं। एक बार शाही खानदान के किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी तो मुझे भी एक तहखाना देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शव को वह तहखाने ले गए और वहां छोड़ आए। संयोग से 3 दिन के बाद उसी घराने में एक और मृत्यु हो गई, उसे भी वहां छोड़ने के लिए ले गए। जब तहखाने के मुंह पर से पत्थर उठाया तो ऐसी खराब बदबू आई कि 2 फरलांग तक कोई खड़ा नहीं हो सकता था। उस समय मैंने उन्हें मुर्दों का दफनाने की हानियां बताई, मुर्दों को जला देने की विधि और लाभ बताए, जिसको सुनकर सब लोगों ने पसंद किया। मिस्र में सिंधी हिंदू बहुत बड़े बड़े कारोबार करते हैं। मैंने 3 मास यहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया, जिससे जमीयतुल हिजबुल्लाह अर्थात आर्य समाज स्थापित हो गई। परंतु शोक से लिखना पड़ता है कि जहाँ कहीं भी मैंने प्रचार किया वहाँ भारतवर्ष से कोई उपदेशक नहीं पहुंच सका। उपदेशकों के बिना कार्य आगे बढ़ना असंभव है। मिस्र में अरबी ईसाई भी 10 लाख से कम नहीं है। जब मैं मिस्र में प्रचार कर रहा था तो जहां अरब लोग मेरे हिजबुल्लाह में सम्मिलित होते थे वहां अरब ईसाई भी आते थे। मिस्र में जहां अरबी का बहुत रिवाज है वहां अंग्रेजी के भी बहुत स्कूल हैं। इन स्कूलों में भारतवर्ष के सदृश ही अंग्रेजी सिखाई जाती है। कन्याओं के अंग्रेजी के स्कूल भी बहुत है। अंग्रेजी ही नहीं वरन फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, हॉलैंड वालों को भी भाषाएं पढ़ाई जाती है। मिस्र के बाजार भारतवर्ष के बड़े बड़े बाजारों से मिलते हैं। मिस्रियों का खाना भी हमारे जैसा होता है। नजदो हजाज की तरह यहाँ खजूर पर काम नहीं चलता। हर प्रकार के फल तरकारी सुविधा से प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे देशों की वस्तुएं भी नहीं स्वेद से यहाँ आ जाती है क्रमशः।